डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। इससे पहले वीडियोस में आपने प्लेटो का संपूर्ण अध्ययन तथा अरस्तु की परिचय सिद्धांत रचनाएं, प्लेटो तथा अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, आज हम आपको अरस्तु के अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह चैनल उन सभी छात्रों के लिए एक फ्री कोचिंग की तरह है जिन्हें पॉलिटिकल साइंस विषय का सही तथा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को परीक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप चैनल को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ को लाइक करें तथा अपने क्लास व मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे इस प्रयास के लिए वीडियोज़ की सराहना करें। तो चलिए, आज हम आपको अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत के बारे में बताते हैं। हमने इससे पहले आपको अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत, राज्य सिद्धांत और दास्ता सिद्धांत के बारे में बताया था, जिन्हें विस्तार में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अरस्तु के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अरस्तु अपने ज़माने में यूनानी संवैधानिक जीवन की अस्थिरता एवं परिवर्तन से काफ़ी चिंतित दिखता है और अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में क्रांति या संवैधानिक परिवर्तन के संबंध में अपने विचारों को प्रतिपादित करता है। उसने सबसे पहले क्रांति को परिभाषित किया है और उसके बाद कारणों व निदानों या प्रतिकारों की व्यापक चर्चा की है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या से उसके परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। अरस्तु का मानना है कि शासन या संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्रांति है, जो ना तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित है और ना ही यूनानी समाज के लिए हितकर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अरस्तु की क्रांति का मतलब है शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन, संविधान में संशोधन या परिवर्तन, सत्ताधारियों या शासकों में परिवर्तन। स्टूडेंट, अरस्तु के क्रांति संबंधी धारणा से ना तो क्रांति संबंधी सामान्य धारणा ही मेल खाती है और ना ही मार्क्सवादी क्रांति संबंधी धारणा ही। हमने तो पहले अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को उल्लेखित कर ही दिया है। अब आगे देखते हैं कि यह क्रांति संबंधी सामान्य धारणा से कैसे अलग होता है। हम देख रहे हैं कि कैसे सामान्य धारणा से अरस्तु का क्रांति अलग है। जब मानवीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य हो, में अचानक एवं व्यापक परिवर्तन होता है तो उसे क्रांति कहा जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि यह क्रांति संबंधी सामान्य धारणा मानवीय जीवन में अचानक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित है, जो अरस्तुवादी क्रांति से मेल नहीं खाता। मार्क्सवाद की नज़र में मानवीय जीवन में जब शोषणकारी प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर होती है तो शोषित वर्ग उस शोषणकारी व अत्याचारी कुप्रवृत्ति से तबाह होकर हिंसात्मक संघर्ष कर देते हैं और अत्याचारियों या शोषणकारियों का खात्मा कर देते हैं। इसी हिंसात्मक युद्ध को क्रांति कहा जाता है, जिससे समाज एवं अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था पर सर्वहारा की पकड़ मजबूत होती है, धीरे धीरे साम्यवाद का आगमन होता है और समाज में शांति एवं खुशहाली स्थापित होती है। यहाँ जब हम मार्क्सवादी एवं अरस्तवादी क्रांति संबंधी विचारों की तुलना करते हैं तो इन दोनों में व्यापक अंतर पाते हैं। अब हम आपको अरस्तु की क्रांति के कारण बताते हैं। अरस्तु ने क्रांति के बहुत सारे कारणों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के कारण क्रांति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तथ्यों की भूमिकाओं को स्वीकार करके अरस्तु ने आगे चलकर मार्क्स तथा एंजल्स द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से भिन्न विचार व्यक्त किया है कि आर्थिक तत्व ही मुख्यतः क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अरस्तु कहता है कि आर्थिक तत्व ही मुख्यतः क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, परंतु फिर भी अरस्तु ने विभिन्न कारणों को क्रांति के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए मनोवैज्ञानिक कारणों को सबसे अधिक महत्व दिया है। अरस्तु ने अपनी क्रांति को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट सामान्य प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको अरस्तु की क्रांति के सामान्य कारण बताते हैं। अरस्तु कहता है कि संवैधानिक परिवर्तन के लिए मनोवैज्ञानिक कारण मौलिक है। ये मनोवैज्ञानिक कारण हैं समान व्यक्तियों में श्रेष्ठता की इच्छा तथा निकृष्ट व्यक्तियों में समानता की इच्छा। सामान्य कारण जो क्रांति के होते हैं वो पहला है कि समान व्यक्तियों में श्रेष्ठता की इच्छा तथा निकृष्ट व्यक्तियों में समानता की इच्छा। समानता का दोहरा चरित्र होता है, परम समानता एवं सापेक्षिक समानता।
समाज के सामान्य लोग सुविधा प्राप्त लोगों के समान ही पद, सम्मान एवं सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम पूर्ण समानता की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरी तरफ जब समाज की सुविधा प्राप्त लोग सापेक्षित समानता के पक्षधर होते हैं और यह आकांक्षा रखते हैं कि उसकी संपत्ति या योग्यता के अनुरूप ही अधिक सम्मान एवं सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार छोटे लोग बराबर होने के लिए और बराबर स्थिति वाले लोग बड़े बनने के लिए क्रांति का सूत्रपात करते हैं। असमानता को अरस्तु द्वारा क्रांति के मौलिक कारण के रूप में स्वीकार करने से हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह आर्थिक विषमता को कोई महत्व देता है। वास्तव में उसके सिद्धांत का संबंध राजनीतिक असमानता से है। स्टूडेंट्स, अब हम अरस्तु के क्रांति के विशिष्ट कारणों का व्याख्या कर रहे हैं। क्रांति के सामान्य कारण की विवेचना के बाद अरस्तु विशिष्ट कारण की एक लंबी सूची बनाता है। अरस्तु मनोवैज्ञानिक कारणों को ही विशेष महत्व प्रदान करता है, परंतु विशिष्ट कारणों की चर्चा में उसने आर्थिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति अपनी पैनी निगाह का परिचय भी दिया है। आइए हम उसका उल्लेख करते हैं। क्रांति के विशिष्ट कारणों में सबसे पहले शासकों की व्याख्या का अरस्तु ने जिक्र किया है। यदि शासक वर्ग मनमाना व्यवहार करते हुए जनता के हितों को हानि पहुंचाकर स्वयं अवैध तरीके से धन संचित करना शुरू करते हैं तो शासक के विरुद्ध जनता विद्रोह कर बैठती है। राज्यों में विभिन्न जातियों के लोगों के निवास के चलते राज्य में एकता की भावना में कमी आ जाती है। संकट की घड़ी में इस बात की संभावना रहती है कि विदेशी शक्तियों से मिलकर राज्य के हित के विरुद्ध कुछ जातियां काम कर सकती हैं। ऐसा देखा जाता है कि राज्य के किसी भाग में ज़्यादा विकास हो जाता है तो कोई भाग विकास से कोसों दूर रहता है। इससे विकास नहीं होने वाले क्षेत्र की जनता शासन के खिलाफ हो जाती है और शासन एवं संविधान में परिवर्तन की मांग करने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि क्रांति हो जाती है। हम अपने शब्दों में या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य के किसी भाग में अवांछनीय वृद्धि से राज्य का संतुलन बिगड़ जाता है और क्रांति की आग भड़क उठती। राज्य में छोटे मोटे परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी शासकों द्वारा उन परिवर्तन संबंधी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शासकों द्वारा परिवर्तन की अवहेलना के कारण भी संवैधानिक परिवर्तन हो जाता है, यानी क्रांति हो जाती है। अरस्तु कहता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर भी निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र को भी क्रांति का प्रेरक तत्व माना जाता है। अरस्तु ने यह बात भी कहा कि घृणा विशेष रूप से धनिक तंत्र एवं जनतंत्र में क्रांति की चिंगारी सुलगाने में मदद करती है। धनिक तंत्र में जो अधिकारों से वंचित रहते हैं उसकी संख्या अधिक रहती है, इसलिए वह मुट्ठी भर शासकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार जनतंत्र उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति जनतंत्र में व्यापक अव्यवस्था और अराजकता से नफरत करते हैं। सभी स्थिति में धनिक तंत्र में सामान्य लोग एवं जनतंत्र में कुछ मुट्ठी भर लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अरस्तु के अनुसार भय भी क्रांति का एक महान कारण है। राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने किए हुए अपराध के कारण दंडित होने का भ्रम बना रहता है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें वैसी सजा पाने का भय बना रहता है जो उन्हें मिलना नहीं चाहिए। पहले प्रकार के व्यक्ति दंड से बचने के एवं दूसरे प्रकार के व्यक्ति संभावित अन्याय के प्रतिकार के लिए संविधान में आस्था बनाना चाहते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जब अनुचित प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उससे भी राज्य या संविधान की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। अरस्तु के अनुसार पड़ोसी देश में भिन्न या विपरीत सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली के अस्तित्व भी संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये था अरस्तु क्रांति का विशिष्ट कारण। आइए अब हम आपको अरस्तु के तीसरे क्रांति के विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्रांति के विशिष्ट कारणों के पश्चात अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारणों का वर्णन किया है। सबसे पहले वह प्रजातंत्र को विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में रखता है और प्रजातंत्र में होने वाले कारणों का उल्लेख करता है। अरस्तु कहता है कि प्रजातंत्र में क्रांति होने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि धनिकों के साथ अत्याचार होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि प्रजातंत्र में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नारेबाज प्रजातांत्रिक नेता धनिकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और जनता को धनिकों के प्रति भड़काते हैं, धनिकों पर ज़्यादा कर लगाते हैं। इस कारण धनिक प्रजातंत्र शासन प्रणाली के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं और यह क्रांति का पहला कारण बनता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्रांति का दूसरा कारण यह है कि इसमें नारेबाज नेता जनता के हित को भूलकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग जाते हैं। शासन का संचालन जनता की इच्छा से नहीं करते बल्कि शासक स्वयं तानाशाह बन जाते हैं।
हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये नारेबाज नेता जनता के साथ अन्याय करके जनता को प्रजातंत्र के विरुद्ध क्रांति करने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रजातंत्र में क्रांति के दोनों कारणों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था में क्रांति का मुख्य कारण धनिक और जनता के प्रति अन्याय है, जिसके लिए नारेबाज नेताओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। धनिक तंत्र को अरस्तु दूसरे विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में रखते हुए इसमें होने वाली क्रांति के कारणों का भी जिक्र करता है। अरस्तु ने धनिक तंत्र में क्रांति के 2 कारण बताए हैं। धनिक तंत्र में क्रांति का पहला कारण बाह्य है तो दूसरा कारण आंतरिक स्वरूप है। पहले कारण का उल्लेख करते हुए अरस्तु कहता है कि धनिक तंत्र में क्रांति जब होती है जब गरीबों को सताया जाता है, दबाया जाता है, गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। धनिकों के इस अत्याचार से गरीब ऊब कर शासन व्यवस्था में सुधार या संशोधन और परिवर्तन की मांग करते हैं। धनिक तंत्र में क्रांति का दूसरा कारण आपसी दलबंदी होता है। इस तंत्र में धनिक अपने अपने स्वार्थ के अनुसार गुट बना लेते हैं और इसके चलते धनिक तंत्र ही समाप्त हो जाता है। यह जबरदस्त क्रांति होती है। अरस्तु तीसरे विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में कुलीन तंत्र को रखते हुए इसमें होने वाले क्रांति का जिक्र करता है। कुलीन तंत्र में मध्यम वर्ग या कुलीन वर्ग का प्रभुत्व होता है। तमाम शासन व्यवस्था इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कुलीन तंत्र में अरस्तु क्रांति के 4 कारणों का उल्लेख करता है। सबसे पहले कुलीन तंत्र में शासन में भाग लेने वाले केवल कुलीन लोगों में कुछ महत्वपूर्ण एवं गिने चुने लोग होते हैं और बाकी कुलीन उनके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। जब कुलीन तंत्र में प्रतिभावान व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो वे लोग शासन व्यवस्था में क्रांति चाहने लगते हैं। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति कुलीन तंत्र में सर्वे सर्वा होना चाहते हैं। इसके चलते भी इस प्रकार के तंत्र में क्रांति होती है। कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को इस शासन व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिलती। इसके कारण भी अन्य वर्ग कुलीन तंत्र में क्रांति करते रहते हैं। अरस्तु ने चौथे विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में वैधानिक जनतंत्र को रखते हुए इसमें होने वाली क्रांति का जिक्र किया है। वैधानिक जनतंत्र में प्रजातंत्र और धनिक तंत्र दोनों की ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्रात्मक और धनिक तंत्रात्मक तत्वों के संतुलित मिश्रण से ही वैधानिक जनतंत्र का निर्माण होता है और इसके विपरीत शासन प्रणाली के मिश्रण से वैधानिक जनतंत्र का स्वरूप ही बदल जाता है, जिस कारण क्रांति आवश्यक हो जाती है। अरस्तु ने 5वें विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में राजतंत्र को रखा और उसके क्रांति संबंधी कारणों का उल्लेख किया है। राजतंत्र वंश परंपरा के आधार पर स्थापित शासन व्यवस्था का नाम है, जिसमें क्रांति का पहला कारण राज परिवार के सदस्यों में आंतरिक कलह और द्वेष का होना है। राजतंत्र में क्रांतियों का दूसरा कारण राजा के द्वारा निरंकुशता स्थापित करना है। इस तरह से साफ है कि राजतंत्र में क्रांति का कारण राज परिवार में कलह का जन्म और राजा की निरंकुशता ही मुख्य है। और आखिर में अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणाली के रूप में निरंकुश तंत्र को रखा है। निरंकुशता में क्रांति के मुख्य 3 कारण हैं। सर्वप्रथम, निरंकुशता में व्यक्ति विशेष की तानाशाही होती है और प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ शासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार के कारण प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति शासन व्यवस्था के खिलाफ हो जाते हैं तथा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्त क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा, निरंकुश तंत्र में क्रांति का कारण निरंकुश एवं तानाशाह शासक के प्रति जनता में तिरस्कार एवं भय की भावना का जन्म लेना भी है। अक्सर देखा जाता है कि निरंकुश शासक जनता की संपत्ति हड़प लेते हैं, पराई स्त्री से गलत व्यवहार करते हैं तथा किसी न किसी प्रकार जनता को सताते ही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता क्रांति के लिए उठ खड़ी होती है। तीसरा, पड़ोसी राज्य का शक्तिशाली राजा भी निरंकुश राज्य को समाप्त कर सकता है। हमने स्टूडेंट आगे जो आपको बताया है उसमें अरस्तु ने विशेष प्रकार की शासन प्रणालियों की चर्चा करते हुए उन शासन प्रणालियों में होने वाली क्रांति के कारणों का उल्लेख किया है। तो अभी हमने अरस्तु के क्रांति के कारणों के बारे में जाना। अब इसके साथ ही साथ अरस्तु ने क्रांति के कारण तो बताए, उसके साथ साथ उसने क्रांति को रोकने के उपाय भी बताए हैं। तो आगे हम आपको अरस्तु की क्रांति को रोकने के उपाय बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अरस्तु ने जिस प्रकार से क्रांति के कारणों का उल्लेख किया है उसी के अनुरूप उसने क्रांति के उपचार भी सुझाए हैं। चलिए तो फिर हम अरस्तु की क्रांति के उपचार देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने क्रांति के प्रतिकार के रूप में कानून के पालन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु कहता है कि कानूनहीनता उसी प्रकार अज्ञात रूप से आती है जिस प्रकार यदि छोटे छोटे व्यय बराबर होते रहें तो उनका ज्ञान नहीं होता है और धीरे धीरे वे व्यय संपूर्ण संपत्ति को ही खत्म कर देते हैं। इस कथन से अरस्तु ने राज्य को यह सुझाव दिया है कि उसके द्वारा नागरिकों में कानून पालन की भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
राज्य में अराजक स्थिति उत्पन्न ना हो या क्रांति की शुरुआत ना हो, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि राज्य में रहने वाले लोग कानून का पालन करें। राज्य के लिए भी अनिवार्य है कि जनता को कानून पालन की भावना से पूर्णतः प्रशिक्षित करें। राज्य ऐसा माहौल कायम करे कि जनता में कानून पालन की भावना बनी रहे। क्रांति का मूल कारण असमानता से उत्पन्न अन्याय की भावना है, इसलिए क्रांति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनता के मन से असमानता की भावना को दूर किया जाए। इस भावना को दूर करने के लिए आवश्यक है कि राज्य के सभी पदों पर योग्यता एवं क्षमता के अनुसार नागरिकों की नियुक्ति हो, यानी वितरणात्मक न्याय का 100% पालन हो। यहाँ मतलब अरस्तु दोबारा से कह रहा है कि राज्य के सर्वोच्च पदों पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जिन गुणों की चर्चा की है, आगे चलकर भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन द्वारा बताए गए गुणों से काफी मेल खाता है। क्रांति के प्रतिकार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शक्ति का विभाजन सभी वर्गों में उसके योग्यता एवं महत्व के अनुसार करना चाहिए। समाज के तमाम लोगों में यह भावना या विश्वास होना चाहिए कि राज्य में उसके योग्यता की कद्र की जाएगी। राज्य के किसी वर्ग विशेष के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण ढंग से बर्ताव नहीं होना चाहिए, ना ही उन्हें वर्ग विशेष के आधार पर सरकारी पद से हटाना चाहिए। इस तरह से स्पष्ट है कि वर्गों के बीच राज्य द्वारा यथोचित समानता एवं शक्ति का यथोचित विभाजन क्रांति को रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अरस्तु कहता है कि राज्य में छोटे छोटे परिवर्तन की मांग होती रहती है, इसलिए राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मांग उठने न पाए ताकि राज्य में होने वाली क्रांति पर रोक लगाई जा सके। अरस्तु ने एक यथार्थवादी चिंतक की भांति राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक पड़ने पर व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया है, जो क्रांति के प्रतिकार के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने क्रांति के प्रतिकार के लिए शिक्षा को दवा के रूप में रखा है। अरस्तु कहता है कि शिक्षा से व्यक्ति को राज्य के पक्ष में खड़ा किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति राज्य के हित सोचेगा और क्रांति से विमुख हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि राज्य शिक्षा पर ध्यान दे और शिक्षा का निर्धारण राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए करे। राज्य को इस बात का भी क्रांति के प्रतिकार के लिए ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता न फैले। यहाँ स्पष्ट है कि अरस्तु आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण समानता का विरोधी है, परंतु यह सापेक्षिक समानता को और भी केवल आर्थिक क्षेत्र में स्वीकार करता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत को और उसके रोकने के उपाय को जाना। अब हम आपको नागरिकता संबंधी विचार के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नागरिकता का स्वरूप और उसकी कुछ परिभाषा आपको बता देते हैं। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहता है। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहता है। वह निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानता। तो प्रश्न ये है कि नागरिक कौन है? इसका उत्तर देते हुए अरस्तु कहता है, जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा जूरर का कार्य करे वह नागरिक है, अथवा जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। अतः नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। यानी एक अथवा दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति नागरिक हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रहे यहाँ पे कि अरस्तु का युग नगर राज्य का युग था। इस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे और साधारण सभा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य समवेत होकर राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करती व विधि निर्माण संबंधी अन्य कार्य करती थी। और इसी प्रकार के नगर राज्य के न्यायालयों का स्वरूप भी आज से भिन्न था। राज्य के भागों में क्षेत्र अथवा व्यक्तियों के अनुपात में छोटे छोटे न्यायालय स्थापित थे, जिनमें न्यायाधीश का नंबरवार चुनाव होता था। इससे प्रत्येक नागरिक को जूरर और न्यायाधीश बनने का अवसर भी प्राप्त होता था। फिर भी किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति ना तो साधारण सभा के सदस्य होते और ना ही वे न्याय प्रशासन में भाग लेते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता। ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता।
इस दृष्टि से अरस्तु के अनुसार स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री भी नागरिक नहीं है। दासों और श्रमिकों को नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है कि नागरिकता एक विशेष गुण है, उसके लिए योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। यह योग्यता उन्हीं के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश हो। स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों से एक नागरिक की निम्नलिखित योग्यताएं सामने उभर कर आती हैं। पहला, शासन करने और शासित होने की क्षमता हो। दूसरा, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। तीसरा, कारीगर या मजदूर ना हो। और चौथा, स्त्री ना हो, वयस्क हो। स्टूडेंट्स, अब हम आपको अरस्तु के नागरिक के गुणों के बारे में बताएंगे। अरस्तु नागरिक के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक नाविक का उदाहरण लेता है। नाविक की तरह नागरिक भी समुदाय का सदस्य होता है। नाविक के तो तरह तरह के कार्य होते हैं। इनमें एक चप्पू चलाने वाला, दूसरा चालक, तीसरा निरीक्षक, चौथा कुछ और होता है। यूँ प्रत्येक के कौशल या सद्गुण की परिभाषा केवल उसी के कार्यों से संबंधित होती है, परंतु साथ ही एक सामान्य परिभाषा भी उन सब पर लागू होती है। उन सब का एक सामान्य उद्देश्य होता है, वह है नौचालन में सुरक्षा। इसी तरह नागरिक में फर्क होता है, परंतु समुदाय का उद्धार उन सब का सामान्य ध्येय होता है। यह समुदाय संविधान है, अतः नागरिक सद्गुण उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह उद्देश्य है। फिर यदि शासन प्रणालियां भिन्न भिन्न होती हैं तो यह जाहिर है कि अच्छे नागरिक का कोई एक ही ऐसा सद्गुण नहीं होता जो पूर्ण सद्गुण हो, परंतु श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। स्टूडेंट्स, अभी आपने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को जाना। अब हम इसको आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अरस्तु के नागरिकता संबंधी आधुनिक एवं अरस्तु का दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नागरिकता संबंधी आधुनिक और अरस्तु का दृष्टिकोण क्या है। नागरिकता संबंधी अरस्तु के दृष्टिकोण में तथा आधुनिक दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। इस अंतर का आधार यह है कि उसके नगर राज्यों की प्रकृति एवं आवश्यक गुणों में तथा आधुनिक राज्य की प्रकृति एवं आवश्यक गुणों में बड़ा अंतर पाया जाता है। अरस्तु के नगर राज्य को दृष्टिकोण में रखकर नागरिकता पर विचार किया जाता है। उसके नागरिकता विषयक चिंतन का आधार प्रतिनिधि सरकार नहीं है, अपितु प्राथमिक सरकार है। और आधुनिक युग की सरकारों की प्रकृति प्रतिनिधिक होने के कारण नागरिकता पर विचार करते समय बड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाकर चलना पड़ता है। आज केवल विधायी और न्यायिक कार्यों में भागीदार होने की क्षमता के आधार पर नागरिकता का निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाए तो कुछ गिने चुने व्यक्ति ही नागरिक हो सकेंगे। आज नागरिकता का निर्धारण करने का प्रथम आधार व्यक्ति का वह अधिकार माना जाता है जिसके होने से व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के चुनाव कार्य में हाथ बटा सके, स्वयं प्रतिनिधि बन सके एवं राजकीय सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सके। आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि विधायिका अथवा न्यायांग के कार्य में वह व्यक्तिगत रूप से भाग ले सके। अतः आज नागरिकता के निर्धारण का प्रमुख आधार मतदान के अधिकार को स्वीकार किया गया है। दूसरा कारण ये कि आज नागरिकता के द्वार उच्च कुलीन, संपत्तिशाली और अवकाश युक्त जीवन व्यतीत करने वाले अभिजात वर्ग के लिए खोलकर हजारों लाखों श्रमिकों, शिल्पियों आदि के लिए बंद नहीं किए जा सकते। ऐसा करना न केवल अनुदारता का परिचायक होगा, बल्कि ऐसा होने से राज्य के जीवन के लिए संकट पैदा हो जाएगा। रॉस ने भी इस संबंध में लिखा है कि अरस्तु ने नागरिकता को संकुचित बनाया, अतः नागरिकों के बहुमत को मताधिकार से वंचित रखकर वह राज्य के स्थायित्व को संकट में डाल रहा है। तीसरा कारण यह कि अरस्तु के नागरिक में तथा आधुनिक युग के नागरिक में एक स्पष्ट अंतर यह भी है कि जहां अरस्तु का नागरिक यह आशा लेकर चलता है कि एक न एक दिन वह स्वयं शासक बनेगा तथा कार्यपालिका में विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य कर सकेगा, वहां आज के नागरिक को इस बात से संतोष करना होता है कि वह अपने राज्य के विधायकों एवं कार्यपालिका के सदस्यों के निर्वाचन में हाथ बटा रहा है। स्टूडेंट, अरस्तु ने अपनी नागरिकता की परिधि को अत्यंत सीमित करके न केवल नगर राज्य के बहुमत को ही नागरिकता से वंचित किया है, बल्कि उपनिवेशों एवं अधीन नगरों के निवासियों को भी नागरिकता से विमुख किया है। वहीं आधुनिक युग में इन दोनों प्रकार के लोगों को नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट, आज मैंने आपको अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत, नागरिकता संबंधी सिद्धांत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अरस्तु के नागरिकता संबंधी सिद्धांत की तुलना की। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अरस्तु के सर्वोत्तम संविधान या मिश्रित राज्य का सिद्धांत, अरस्तु का योगदान और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी,
CSC तथा UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू।